हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तक रिवीजन कर लिए थे। अब जो बाकी दो एक्ट बच गया है, ये बच गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आज के रिवीजन में हम लोग इस दोनों एक्ट को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये क्या किया था? इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन। तो ये एक ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए बोला गया था, जो कि ये कि कभी बन नहीं पाया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो है कभी भी फेडरेशन में शामिल हो नहीं होना चाहता था। कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, जो ब्रिटिश के अंदर जो प्रोविंसेस थे उनको और प्रिंसली स्टेट को मिला करके एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात इसमें की गई थी। दिस एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस। देखिए, जब भी फेडरेशन की बात आएगी, चूंकि इसमें फेडरेशन बनाने की बात कही गई थी, और जब भी फेडरेशन कहीं भी होता है तो फेडरेशन में क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर होता है। तो इस एक्ट में कहा गया था कि दिस एक्ट डिवाइडेड, जो पावर्स था उसको डिवाइड किया था सेंटर एंड प्रोविंसेस। प्रोविंसेस यानी कि प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस दोनों में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिवीजन किया गया था इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट, और 3 लिस्ट बनाया गया था। नेमली, पहला बनाया गया था फेडरल लिस्ट। जो फेडरल लिस्ट था इसमें 59 सब्जेक्ट था। दूसरा था प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें जो प्रोविंसेस थे वो रूल बनाते, और इसमें 54 सब्जेक्ट था। और तीसरा था कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट मीन्स इसमें दोनों बना सकते हैं। फेडरल फेडरेशन जो फेडरल है, जो सेंटर है वो भी बना सकता है, और जो प्रोविंसेस था वो भी बना सकता था। और इसमें था 36 सब्जेक्ट। तो इसमें क्या कहा गया था? एक फेडरेशन बनाने की बात कही गई थी, और फिर पावर को डिवाइड करके सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में डिवाइड करने की बात कही गई थी। और इसमें 3 लिस्ट बनाया गया था: फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इट एबॉलिश्ड डायरची इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। हम लोग देखे थे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, उसमें जो प्रोविंसेस था वहाँ पर डायरची लागू किया गया था। डायरची मीन्स वहाँ पे क्या किया गया था? जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक ट्रांसफर्ड लिस्ट में, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड। जो रिजर्व था वो क्या, उस पर गवर्नर अपने काउंसिल के हिसाब से रूल करते थे। और जो ट्रांसफर्ड लिस्ट था उसमें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था, जो प्रोविंसेस में इलेक्शन हो रही थी और इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बन रही थी वो रूल कर रही थी। तो इस तरह से एक डायरची का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एट प्रोविंसेस। इसको, जो ये डायरची था, इसको इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ख़त्म कर दिया गया। तो क्या बोल रहा है कि इट एबॉलिश्ड डायरची इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और यहाँ पर जो प्रोविंसेस था उसको पूरी तरह से ऑटोनॉमी दे दिया गया कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से सारा काम कर सकते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरची एट द सेंटर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या किया गया कि जो डायरची अभी तक प्रोविंसेस के लेवल पर था उसको सेंटर पर लाया गया, सेंटर में लाया गया। और जो सेंटर का सब्जेक्ट था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक ट्रांसफर्ड लिस्ट और एक रिजर्व लिस्ट। और जो रिजर्व लिस्ट में था उस पर तो जो चुनी हुई सरकार थी वो रूल नहीं कर सकती थी, वो केवल ट्रांसफर्ड लिस्ट पर ही अपना लेजिस्लेशन कर सकती थी। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट का भी प्रोविज़न इसमें था। और टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ कंट्री। इसका काम क्या था? करेंसी को कंट्रोल करना और क्रेडिट, जो इंडिया क्रेडिट था उसको कंट्रोल करना। इट प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट विच वाज सेटअप इन 1937। और इसके साथ ही एक फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई। जो फेडरेशन में हम लोग देखते हैं क्या होता है, एक फेडरल कोर्ट, एक डिवीजन ऑफ पावर होता है, और फिर वो डिवीजन सही से काम कर रहा है या नहीं उसके लिए एक कोर्ट होता है। तो इसमें भी वैसा ही किया गया। इट प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट। एक फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश करने का प्रोविज़न किया गया था, जो कि 1937 में सेटअप किया गया। तो अब सबसे लास्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस एक्ट के बाद हम लोग सभी जानते हैं कि भारत आज़ाद हो गया था। इट इंडेड द ब्रिटिश रूल।
इससे क्या हो गया, ब्रिटिश का जो रूल था इंडिया में वो ख़त्म हो गया। इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरन स्टेट फ्रॉम अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 से भारत आज़ाद हो गया। इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट था। इस एक्ट से ही भारत का पार्टीशन हुआ था और दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस जिसका नाम था इंडिया और पाकिस्तान, ये क्रिएट किया गया। It granted freedom to the Indian princely states either to join the dominion of India or dominion of Pakistan or to remain independent। हम लोग जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे और इस एक्ट के हिसाब से उन स्टेट्स को ये फ्रीडम दिया गया कि इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया, वो या तो डोमिनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर सकते थे और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान या तो डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते थे या फिर इंडिपेंडेंट ही रह सकते थे। इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्च ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल्स और आस्क फॉर ए रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल। ये जो ब्रिटिश मोनार्च था इनको पहले राइट था, ये लोग ये क्या कर सकते थे, किसी भी बिल को वीटो कर सकते थे या अपने लिए कह सकते थे कि इनको रिजर्व रखिए और अपने अप्रूवल के लिए। लेकिन इससे क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया। ऑब्वियसली जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये था हमारा पहले चैप्टर का रिवीजन। हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन। थैंक यू।